get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये आपके साइंस का चैप्टर नंबर 1 है। ये थोड़ा थियोरेटिकल चैप्टर है, ये थोड़ा सा लंबा है। आप या तो इसमें आपको बहुत चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, लेकिन मैं आपको इसका पूरा फील दिला दूँगा। हम ऐसे पढ़ेंगे हम एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे, एक कहानी की तरह पढ़ेंगे, जिससे आपको चीज़ों को याद करने में आसानी होगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा। हर चीज़ शुरू करेंगे तो पहले देखते हैं ये चैप्टर हमें क्यों पढ़ना है। ये चैप्टर पूरा फार्मिंग के बारे में है, एग्रीकल्चर के बारे में है। तो ये चैप्टर हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ा रहे हैं हमें ये चैप्टर, क्योंकि ओवर 263 मिलियंस ऑफ फार्मर्स एंगेज इन एग्रीकल्चर इन इंडिया। क्योंकि हमारे देश की आबादी अभी फ़िलहाल 130 करोड़ है, उसमें से 26.30 करोड़ लोग आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर से अपनी कमाई कर रहे हैं। और वही क्यों डिपेंडेंट है, हम लोग भी डिपेंडेंट हैं। हम भी जब एग्रीकल्चर फार्मिंग होती है तभी तो हम खा पाते हैं खाना तीनों टाइम। तो हमें इसलिए पढ़ना चाहिए। तो हम आज से एक एज्यूम करेंगे आने वाले 2 लेक्चर तक कि हम एक फार्मर बनने जा रहे हैं, हम खेती करने वाले हैं, हम एक फार्मर हैं। तो उसके लिए पहले हमें क्या जानना पड़ेगा कि हमें क्या क्या पहले थ्योरेटिकल जानना पड़ेगा। थ्योरेटिकल मतलब कि हमें क्या क्या करना है, खेती होती क्या है, क्रॉप्स होते क्या हैं, क्रॉप्स और प्लांट्स में क्या फ़र्क होता है, एक पौधे को उगा उसे आप क्रॉप बोल सकते हो या नहीं, या फिर पूरे जो खेती होती है उसको आप प्लांट्स बोल सकते हो या नहीं। पहले देख लेते हैं इस चैप्टर में क्या है। पहले तो इंट्रोडक्शन होगा, फिर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जिसमें आपका आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब हम पहले सॉइल को प्रिपेयर करेंगे, फिर सोइंग करेंगे, फिर मैन्योर या फर्टिलाइज़र डालेंगे, फिर इरिगेशन होगी, हार्वेस्टिंग होगी, स्टोरेज होगी, स्टोरेज कैसे करते हैं, और एनिमल हस्बेंड्री। ये अलग टॉपिक है, मतलब इसी चैप्टर में है लेकिन लास्ट में अलग टर्म है। तो पहले इंट्रो देख लेते हैं। ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर देयर सर्वाइवल as the energy obtained from food is used to for various metabolic activities as respiration, excretion, etc. मतलब कि हमें फूड चाहिए, फूड के लिए, क्योंकि हमें उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि हमको फूड क्यों चाहिए। फूड नहीं है तो हम नहीं है, बात बराबर है। तो वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स बाय एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड एनिमल्स टू बाय द प्रोसेस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। मतलब कि हमें अब जो फूड चाहिए वो आता कहाँ से है, वो आता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से और एनिमल से। एनिमल से कैसे, एग हो गया आपका, या आपका मिल्क हो गया, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स जितने हैं वो सारे एनिमल से आते हैं। अगर हम किसी एनिमल को पालते हैं बहुत ही लार्ज स्केल में, जैसे गाय पालते हैं हम बहुत लार्ज स्केल में, ये नहीं कि एक गाय पाल ली तो एनिमल हस्बेंड्री में आ गया, नहीं, बहुत लार्ज स्केल में अगर कोई गाय पालते हैं, लार्ज स्केल में कोई मुर्गियाँ हैंस पालते हैं, तो वो आता है आपका एनिमल हस्बेंड्री, उसे कहते हैं हम एनिमल हस्बेंड्री। देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल कॉल्ड अ क्रॉप। मतलब कि मैंने बोला था प्लांट और क्रॉप में क्या फ़र्क है। मतलब कि अगर आप एक प्लांट उगाते हो तो आप उसे एक प्लांट बोलोगे, मगर आप यही प्लांट सेम टाइप के पूरे लार्ज स्केल में बहुत बड़े एरिया में उगाते हो तो उसे आप क्रॉप बोलोगे। व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल कॉल्ड अ क्रॉप। ग्रोन मतलब उगाना और कल्टिवेटेड मतलब डेवलप करना, उसे आप डेवलप कैसे करते हो, मतलब कि कैसे बढ़ाने में उसको मदद करते हो। फॉर एग्जांपल वीट हो गया आपका, गेहूँ, राइस, चावल, सीरियल्स मतलब अनाज, अनाज में बहुत सी चीज़ें आ गई, मेज़ आ गया आपका, राइस, वीट और बहुत सी चीज़ें आ गई। दीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। मतलब कि हर ऐसा नहीं है कि आप कभी भी कोई भी चीज़ उगा दो और वो तभी उग जाए। मतलब वीट ऐसा नहीं है ठंड में उगेगी, उसका एक प्रॉपर सीज़न होगा, वो तभी उगेगी, ठीक है। फिर देख लेते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। अब भैया हम बन चुके हैं, अब फार्मर किसान बन चुके हैं, तो अब देखेंगे ना कि कौन सा क्रॉप कब उगता है और वो कितने तरह के होते हैं। तो उसमें पहला आता है खरीफ। खरीफ क्रॉप क्या होता है, द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। मतलब जो रेनी सीजन में हम उगाएंगे क्रॉप्स वो खरीफ क्रॉप्स होते हैं। क्या उगा सकते हैं, मतलब रेनी सीजन इंडिया में जून टू सितंबर आता था। रेनी सीजन इन इंडिया इज़ फ्रॉम जून टू सितंबर। अब हम क्या क्या उगा सकते हैं रेनी सीजन में, पैडी हो गया, मेज़ हो गया, ग्राउंडनट हो गया, कॉटन हो गया, सोयाबीन हो गया। मतलब
हम वीट नहीं उगा सकते रेनी सीजन में, हम वो अलग सीजन में उगाएंगे। इसलिए बोला गया है कि हर चीज़ अपने अपने सीजन में उगती है, ठीक है। खरीफ क्रॉप होता है आपका जून टू सितंबर। आप याद कैसे करोगे? आप अपना ABCD पढ़ो, ABCD EFGH IJK JK, जे के बाद के आ रहा है, मतलब के पास किया जे, जे से आप याद कर लो, के से आप याद कर लो खरीफ, और जे से आप कर लो जून, जून टू सितंबर आप याद कर लो। और ये होता है रेनी सीजन, हम सब जानते हैं। जून में हमारे स्कूल खुल जाते हैं, लेकिन उसके बाद रेनी सीजन चालू होता है सितंबर से। अक्टूबर से थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ने लग जाती है दिवाली के टाइम। तो जून टू सितंबर ये आप ऐसे याद कर लो। याद करने के लिए बताया JK से। फिर दूसरे टाइप का है रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन आर रबी क्रॉप्स, मतलब कि जो ठंड में हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं उसे हम रबी क्रॉप्स बोलते हैं। देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। अब आपने सितंबर तक पढ़ लिया, अब अक्टूबर से मार्च तक उसको हम क्या बोलेंगे? रबी क्रॉप्स। एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाता है। उसमें हम उगाते हैं वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड, ठीक है। ये सब आप एग्जाम्पल से ज़रूर से याद करेंगे, जितने मैंने लिखे हैं उतने कम से कम, क्योंकि ये आपको पूछ लेगा। जैसे पूछ लेगा पैडी लिख देगा, बोल देगा ये कौन सा क्रॉप है, रबी है खरीफ है। ये आपके उसमें भी है, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन में भी ऐसी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, पूछा है खरीफ है कि वो रबी है। फिर हमने ये पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन हो गया। अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आते हैं। अब हम बन गए प्रॉपर किसान। अब हमें क्या करना है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, मतलब अब हमें चालू करनी है खेती। इसमें आप क्या करेंगे? हम पहले सॉइल को तैयार करेंगे। अब मैच खेलने जाते हैं क्रिकेट में, तो पहले फील्ड तैयार होती है, तभी तो खेल पाओगे, ऐसे थोड़ी पत्थर पे खेल लोगे। अब फील्ड तैयार करेंगे हम, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। पहला स्टेप बताया मैंने। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न सॉइल एंड लूजन इट। मतलब कि आप तो ये वाली तो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सब में लिख देना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि इसमें सबसे पहला स्टेप है सॉइल को पलटना और उसे ढीला करना। मतलब आप जैसे ही किसी सख्त मैदान में जाओगे तो आप देखोगे कि वो सॉइल बहुत कड़क रहती है, हम चलते रहते हैं वो दब जाती है। अगर आप उसे खोदोगे तो अंदर से तो थोड़ी गीली सी, थोड़ी सॉफ्ट सी सॉइल निकलती है। दिस अलाउज रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। मतलब कि वो आप कभी उसको लूज कर दोगे तो आप कभी कोई प्लांट उगाओगे उसमें, मतलब जैसे ही क्रॉप उगाओगे तो उसको अलाउ करती है कि वो डीप जा सके। जितना डीप जाएगी उसको उतना पानी या उतने न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, जिसकी वजह से वो अच्छा ग्रो करेगी। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजिली व्हेन दे गो डीप इनसाइड द सॉइल। जो ये सॉइल लूज एंड सॉइल होती है, मतलब उसमें थोड़े थोड़े पोर्स रहेंगे जो अलाउ करेगी कि वो ऑक्सीजन ले पाए अच्छे से, उनके रूट्स तक पहुंच पाए वो ऑक्सीजन। फिर द लूज एंड सॉइल इज हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स एंड अर्थवॉर्म। These organisms are friend of farmers since they further turn and lose the soil and add humus to it। मतलब आप लूज कर देते हो, मतलब लूजन कर देते हो सॉइल, तो आप उसके अंदर से कभी देखोगे कभी अर्थवॉर्म कीड़े निकलेंगे। वो आप क्या करते हैं? वो मूवमेंट करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो जो सॉइल है वो धीरे धीरे अपने आप खुद ही पलटता रहता है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, मतलब एक किसान के लिए बेनिफिशियल है। ओनली फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ। Turning and loosening bring the nutrients rich soil to the top. Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops। मतलब कि हमने पढ़ा था कि बहुत सारी लेयर होती है सॉइल की, उसमें से मान लो हमारी इतनी लेयर हमारे लिए बेनिफिशियल है। अब कुछ न्यूट्रिएंट्स इधर होंगे, तो अगर आपने इसको पलटा तो वो न्यूट्रिएंट्स अब ऊपर आ जाएंगे, जो कि आपके प्लांट के लिए, आपकी क्रॉप के लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। तब नेक्स्ट देखते हैं द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल कॉल्ड टिलिंग एंड प्लॉइंग। मतलब कि जब आप इसको टर्निंग और लूजनिंग वाले प्रोसेस को हम टिलिंग बोलते हैं या प्लॉइंग बोलते हैं, ठीक है। अब एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट से हम करते कैसे हैं, कैसे करेंगे? हाथ से थोड़ी खोदने लग जाएंगे, चूहे थोड़ी हैं, और उतने बड़ी फील्ड को हाथ से नहीं खोद सकते, इसलिए हम यूज़ करते हैं प्लॉ। दिस इज बीइंग यूज्ड इन सिंस एंशिएंट टाइम्स। मतलब कि इन एशियन टाइम्स नहीं, मतलब सिंस एशियन टाइम्स। इसका मतलब ये है कि एशियन टाइम्स बहुत पहले से ये चीज़ प्लॉ यूज़ होता जा रहा है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के लिए, टर्न और सॉइल एंड लूजन इट के लिए, मतलब टिलिंग के लिए। एडिंग फर्टिलाइजर्स, रिमूविंग वीड्स, ये इस पे आप अभी ध्यान मत दो, मान लो अभी टिलिंग तक रखो।
मतलब इसका हम ये सब चीज़ों करने में भी यूज़ कर सकते हैं, ये मैं आगे बताऊंगा कैसे। इट कंटेन्स स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लॉशेयर, मेन पार्ट इज लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड प्लॉ शाफ्ट। ठीक है, मतलब ये जो आपका प्लॉ है इसमें ये आयरन का है, तभी तो ये अच्छे से खोद पाएगा। ये भी लकड़ी होगा तो खोद लेगा लेकिन ज़्यादा देर चलेगा नहीं। इसको हम प्लॉ शेयर बोलते हैं, इसे प्लॉ शाफ्ट बोलते हैं। अगर याद हो रहा है तो याद कर लो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरी चीज़ है, इसको हम क्या करते हैं, इसको कैसे यूज़ करते हैं। आपने वो मदर इंडिया देखी होगी जिसमें वो आंटी जी होती हैं जो हमारी, वो खुद ही कंधे पे लेके इसको घिसने लगती हैं। वो तो उनकी मजबूरी होती है, लेकिन पहले के टाइम में जो 2 बैल लेते थे आप, उसके बीच में ऐसे बीम लगाते थे, फिर यहाँ से मान लो ये प्लॉ है, ये यहाँ पे जॉइंट करके यहाँ से खुदाई चालू हो जाती थी। ठीक है, तो बैल हमारा इस्तेमाल करते थे। हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में ज्योग्राफी के रिसोर्सेज वाले में कि बैल क्या है, हमारा रिसोर्स है। हाँ, फिर देखते हैं हो, ये भी एक तरह का हमारा टूल है टिलिंग के लिए, प्लॉइंग के लिए। इट इज़ अ सिंपल टूल यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड लूजिंग सॉइल। इट हैज़ लॉन्ग रॉड ऑफ आयरन और वुड, अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बैंड बेल्ट ऑफ आयरन फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स। मतलब कि एनिमल से ये भी यूज़ किया जाता है। ये भी कुछ ऐसे ही तरह का है, बस थोड़ा मॉडर्न लगेगा आपको देखने में और ज़्यादा यूजफुल रहता है, ईजिली आप कर लोगे। फिर है कल्टीवेटर। Nowadays plowing is done by tractor driven cultivator. The use of cultivator saves labor and time. यहाँ पे आपको फोटो दिख जाएगी उसकी कल्टीवेटर की, जिसमें आप ट्रैक्टर होता है उसके पीछे मशीन, वैसे ही प्लॉ टाइप ही रहते हैं वो, मतलब आयरन के ही बने रहते हैं, आपने देखे होंगे वैसे। तो वो आपका क्या करेंगे, आपका टाइम बचाएंगे, सेव्स लेबर एंड टाइम। आपकी लेबरिंग, मतलब आप बैल जो करते थे, मतलब उसके पीछे एक लेबर भी तो लगाना पड़ता था, अब वो नहीं लगेगा, आप सीधे ट्रैक्टर चलाओगे और जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप आता है सोइंग। हमने पढ़ लिया, प्रिपरेशन कर ली हमने, सॉइल अच्छे से फील्ड तैयार हो गई है, अब करेंगे हम सोइंग। सोइंग मतलब पौधे लगाना, प्लांट्स लगाना, क्रॉप्स लगाना। सोइंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। देखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया ना। फिर आता है बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स आर सेलेक्टेड। फार्मर्स यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। मतलब कि हम वैसे सीड्स चुनेंगे, हम अच्छे से अच्छे सीड्स चुनेंगे, जो कि हम एक क्रिकेट मैच खेलने जाते हैं मान लो, तो हमने फील्ड तैयार कर ली, हम अच्छे से अच्छे बंदे चुनेंगे ना अपनी टीम में कि वो जाके अच्छा खेलें। वैसे ही हम अच्छे से अच्छे सीड्स चुनेंगे जो कि बाद में जाके अच्छा उगे, अच्छा कल्टीवेट हो, इजीली कल्टीवेट हो। अब इसके लिए क्या यूज़ होते हैं, ट्रेडिशनल टूल्स। द टूल्स यूज फॉर ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप लाइक अ फनल। मैंने आपको बताया था 2 बैल के बीच में बीम लगा के, वो प्लॉ लगा के फनल लगा देते हैं एक। मैंने बोला था ना कि वो आपके सोइंग के लिए भी यूज़ होता है, जैसे प्लॉ यूज़ हुआ था वैसे ही उसी में आप एक फनल टाइप्स लगा देते हो, जिसमें से आप सीड डालते जाते हो, वो आगे चलता जाता है। यहाँ फोटो दिख जाएगी आपको उसकी। फिर द सीड्स आर फिल्ड इनटू फनल, पास डाउन थ्रू अ टू और पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। मतलब कि फनल, ऊपर फनल में से आप डालोगे सीड्स और नीचे सीड्स जाएंगे। दीज एंड्स पेयर्स इनटू सॉइल। वो प्लॉ होता है वो सॉइल में लगा रहेगा, वो आपका पाइप भी सॉइल में लगा रहेगा, आप धीरे धीरे वो चलता जाएगा। प्लेस सीड्स देयर, ठीक है। दीज एंड्स पेयर्स इनटू सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। ऊपर से सीड्स डालोगे, आपके नीचे सॉइल में चला जाएगा। फिर दूसरा आता है सीड ड्रिल। The seed drills used for sowing with the help of tractors. These tools sow the seeds uniformly and proper at a distance and depth. मतलब फिर आपने डेवलपमेंट, फिर आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, अब की बार आपने ट्रैक्टर की हेल्प ली, जैसे कि हमने उसमें लिया था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में, वैसा ही एक टूल है। यहाँ पे आपको फिर से फोटो दिख जाएगी, उसमें भी इसकी मदद से भी हम सोइंग करते हैं। सोइंग बाय यूजिंग सीड ड्रिल्स सेव्स टाइम एंड लेबर। सेम चीज़, टाइम भी यूज़ कर आपका कम करेगी, लेबर भी कम करेगी। इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। दिस प्रिवेंट्स डैमेज फ्रॉम द बर्ड्स। मतलब ये मशीन ऐसी बनाई जाती है, मान लो आपने ये रही आपकी ज़मीन, इसमें आपने सीड डाला, तो मान लो ये चीज़ वापस कवर हो जानी चाहिए सॉइल से, क्योंकि अगर ये ऊपर रह जाती है तो बर्ड्स काफ़ी बैठती हैं आपके खेत में, बैठेंगी, वो उठा के ले जाएंगे, या मान लो वो अंदर से अंदर पूरा जा ही नहीं पाएंगी। तो ये इंश्योर करती हैं कि वो पूरी तरह से सॉइल से कवर हो जाए। दिस प्रिवेंट्स डैमेज कॉज बाय बर्ड्स। मतलब ये डैमेज ना कर पाए बर्ड्स इसको। ठीक है, हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर ली, मतलब हमने मैदान ठीक कर लिया, हमने अपनी टीम बना ली। अब एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब क्या करना है, मान लो अब ये जो टीम तैयार हुई है, हमने बेस्ट प्लेयर बेस्ट सीड्स यूज़ कर लिए हैं, अब इसको हमें खाना पुनी देना पड़ेगा।
कि भैया तो इन्हें ट्रेन करना पड़ेगा, मतलब इनको ट्रेन करने के लिए हमें इनको ड्रिंक्स देने पड़ेंगे, ग्लूकोज देने पड़ेंगे कि भाई तुम एकदम फिट रहो, तुम बीमार ना पड़ो, ठीक है। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू सॉइल in the form of nutrients for healthy growth of plants are called manure and fertilizers. मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स डालते हैं हम प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए, वैसे जैसे कि हम ड्रिंक्स देते हैं प्लेयर्स को उनकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक सॉइल पुअरर इन न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि अगर इन्हीं बंदों को आप मान लो, आप देखते होगे ना कि जैसे टीम चेंज होती रहती है कुछ टूर्नामेंट्स के बाद, मान लो आप इन्हीं 11 खिलाड़ियों को आप खिलाए जा रहे हो, तो ये तो उनकी हालत ही ख़राब हो जाएगी। वैसे ही आप अगर एक ही फील्ड पे प्लांट्स उगाए जा रहे हो तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स इसके ख़त्म हो जाएंगे, इस प्लांट के नहीं, इस फील्ड के। तो आप अगली बार फिर से इसे उगाओगे तो उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पाएगा। तो कई फार्मर क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार उगाया, फिर अगली फील्ड पे चले गए, यहाँ पे कुछ और उगा दिया, यहाँ पे अगली बार चले गए, फिर यहाँ पे आ गए, फिर उगाया। तो कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक्स सॉइल पुअरर इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या, देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू फील्ड टू रिप्लेनिश सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि चलो आप खिला लो 11 खिलाड़ी लगातार खिला लो मैचेस में, और उनको अच्छे से खिलाओ पिलाओ तो जिससे वो एनर्जेटिक रहे। वैसे ही हम मैन्योर डालते रहते हैं फील्ड्स में जो कि उसमें न्यूट्रिएंट्स देंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग, ठीक है आपको, ठीक है। फिर देखते हैं फार्मर्स डंप प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। द डिकम्पोज मैटर यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, मान लो आपने ये वाले प्लांट्स उगाए थे, ठीक है। अब इसके साथ कुछ ऐसी घास वास उग जाती है या कई आलतू फालतू चीज़ें उग जाती हैं, तो इनको आप काटोगे, जिसे हम वीडिंग कहते हैं, आगे पढ़ेंगे हम। आप उसे रख दोगे, अब वो चीज़ें सड़ जाएंगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सड़ जाएंगी, या एनिमल वेस्ट होता है, गोबर काउडंक होते हैं, कई चीज़ें होती हैं, वो सब आप साथ में रखोगे तो ये एज अ खाद बन जाएगा। अब हम इसे ऑर्गेनिक मैन्योर बोलेंगे, जो कि हमें एज अ मैन्योर की तरह काम करेगी, मतलब एज अ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने वाली चीज़ की तरह काम करेगी। फिर फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, फॉर एग्जांपल यूरिया, NPK, N से हो गया आपका नाइट्रोजन, P से हो गया फॉस्फोरस, K से हो गया पोटेशियम। बट एक्सेसिव यूज मेड सॉइल लेस फर्टाइल, मतलब कि इन्हीं 11 खिलाड़ियों को भर भर के तुम खिलाए जा रहे हो, इनका तो खिलने का मन ही नहीं करेगा, पेट फूल जाएगा, तोंद बढ़ जाएगी, मोटे हो जाएंगे। वैसे ही आप किसी चीज़ को लिमिट में दो तो उसके लिए अच्छा है, मतलब एक्सेसिव अगर दोगे तो उसके लिए बिल्कुल सही नहीं है। मैन्योर आपका हो गया नेचुरल, वो आपको ज़्यादा हार्म नहीं करेगा, मतलब आप इनको नेचुरल ड्रिंक्स दोगे तो ज़्यादा हार्म नहीं करेगी। लेकिन फर्टिलाइज़र हो गया आपका केमिकली से भरा हुआ, फैक्ट्रीज़ में बनते हैं, आप ये चीज़ भर भर के दोगे तो इनको हार्म ज़रूर करेगी, प्लांट्स को, क्रॉप्स को। फिर आपका आगे है, अब मैन्योर और फर्टिलाइज़र में आपका वो आ सकता है, डिफरेंस आ सकता है, वो आपको इधर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने जो बताया वो है। और नॉर्मल से पॉइंट से आपको क्या लिखना है, कि मैन्योर होता है नेचुरल, फर्टिलाइज़र होता है आपका मैन मेड में फैक्ट्री में बनता है आपका, और मैन्योर आपके फील्ड पे बनता है, और आपका फर्टिलाइज़र फैक्ट्री में बनता है। मैन्योर आपके क्रॉप्स के लिए ज़्यादा हानिकारक, ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, लेकिन फर्टिलाइज़र है। मैन्योर का एग्जांपल दे देना काउडंक वगैरह, और फर्टिलाइज़र का एग्जांपल दे देना यूरिया और NPK, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, ठीक है। हो गया, आपकी 4 पॉइंट्स हो गए, 2 या 3 नंबर में आएगा, आप इतने लिख आओगे बहुत है। फिर अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन, मतलब कि अब इसमें अनदर मेथड, मतलब आपने मैन्योर डाल के न्यूट्रिएंट्स भरे, आपने फर्टिलाइजर डाल के न्यूट्रिएंट्स भरे, इसका एक और मेथड है क्रॉप रोटेशन। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली, मतलब मैंने बताया एक मेथड होता है या तो इसको छोड़ के या तो इसको छोड़ के, मतलब पहले साल इसमें किया, अगले साल इसमें, अगले साल इसमें। लेकिन बंदा, अगर हम जैसे किसान है, हम तो गरीब है भैया, हम कैसे काम चलाएंगे इतने में ही, तो हम इसमें अगर ग्रो कर रहे हैं तो हम इन दोनों में कोई और प्लांट ग्रो कर देंगे जिसको उतने न्यूट्रिएंट्स, उतने पानी या उतनी चीज़ें नहीं चाहिए। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली। तो आपका एक लेक्चर ख़त्म होता है, तो ये फार्मिंग का कोर्स आपका ख़त्म हो गया। इसमें ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन पहला लेक्चर ख़त्म हो गया। इसमें हमने क्या सीखा,
एग्रीकल्चरल इंट्रोडक्शन देखा, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस देखा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, हमने फील्ड बना ली, सोइंग हमने बंदे तैयार कर लिए कौन खेलने वाले हैं ढंग से, फिर एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, हमने उनको बहुत अच्छे से खाना पानी दे दिया कि तुम भैया अच्छे से खेलना, अच्छे से परफॉर्मेंस देना। फिर अगले स्टेप्स आ जाएंगे हमारे इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, ये हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। आज के लिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और प्लीज़ सब्सक्राइब करना। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमने इसके नोट्स अपने डाल दिए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स डाल दिए हैं, लेकिन मेरी मानो तो खुद से नोट्स बनाओ। थोड़ी वीडियो क्वालिटी भी हमने इंक्रीज़ कर रहे हैं, धीरे धीरे हम अब इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं खुद पे। मेरे पे भी आपको इम्प्रूवमेंट दिख रही होगी पहली वीडियो से अब तक, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। थैंक यू, गुड लक, बी सेफ।